नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज RRR का रिव्यू। यह फिल्म आज ही रिलीज हुई है। देश भर के सिनेमा घर में न जाने कितने हजार स्क्रीन इसे मिले हैं और यह फिल्म बहुप्रतीक्षित रही है। इसके निर्देशक SS राजामौली हैं, जिनकी फिल्म बाहुबली 5 साल पहले हमने देखी थी। 5 सालों के इंतज़ार के बाद यह फिल्म आई है और इस फिल्म का जिस तरीके से प्रचार किया गया है लगातार रिलीज के साथ, पिछले 3 महीने से हम लोग इसके बारे में सुन रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आखिर फिल्म में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो आज अगर आप सिनेमा घर जाएंगे तो इस फिल्म को देखेंगे और इसकी भव्यता से, इसमें जिस तरीके के विहंगम दृश्य रखे गए हैं, जो क्लोज शॉट्स हैं, इनसे आप बहुत प्रभावित होंगे। साथ ही ऐसा स्पेक्टिकल, ऐसी विशालता फिल्मों में कम दिखाई पड़ती है। यहाँ एक्शन है, इमोशन है, ड्रामा है, सब कुछ भरपूर मात्रा में है। बात आगे करूं इसके पहले मैं चाहूँगा कि आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें और बाय मी अ कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें। इस फिल्म को देखते हुए कई चीज़ें एक साथ आंखों के सामने मचल रही थी। स्क्रीन पे SS राजामौली ने जिस तरीके से अपने 2 प्रमुख किरदारों को पर्दे पे पेश किया है, जिनकी भूमिका रामचरण और जूनियर NTR निभा रहे हैं, जिन्हें नाम दिया गया है भीम और राजू। ऐसा कहते हैं कि ये दोनों क्रांतिकारी थे दक्षिण भारत के, एक गोंड समूह से आते थे और दूसरे आंध्रा में थे, और अल्लूरी सीतारामा राजू। फिल्म में इन्हीं 2 क्रांतिकारी किरदारों को पेश किया गया है। इसके साथ बहुत सारी काल्पनिक कथाएं बुनी गई हैं, काल्पनिक घटनाएं बुनी गई हैं और उनको एक क्रांतिकारी परिवेश देते हुए आज़ादी के पहले लगभग तीसरे दशक की यह कहानी कही जाती है। फिल्म में ऐतिहासिक रेफरेंस सिर्फ एक आया है, छोटा सा आया है। उसमें बताया जाता है कि लाला लाजपत राय को कोलकाता में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये देखना है कि वहाँ से यह फिल्म शुरू होती है और फिर जिस तरीके से आगे बढ़ती है, जिस तरीके के तमाशे खड़े होते हैं, उसमें मुख्य रूप से 2 कहानियाँ हैं। एक कहानी है गोंड समुदाय की एक लड़की मल्ली को गवर्नर स्कॉट और उनकी पत्नी ले जाते हैं अपने महल में। दूसरी कहानी है राजू की, जो अपने पिता से यह संदेश लेता है कि अगर क्रांति करनी है, अगर हमें आज़ादी हासिल करनी है तो हर हाथ में बंदूक होना चाहिए। इसके लिए राजू एक नई रणनीति बनाता है और उसके तहत वह कैसे पुलिस विभाग में शामिल होता है और फिर उस ऊंचाई तक पहुंचता है जहां पे हथियार उसके हाथ आ सके। यही 2 कहानी है जो आगे बढ़ती है और उससे सारा ताना बाना इस फिल्म का बुना गया है। ये दोनों दोस्त बनते हैं, टकराते हैं, एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, फिर साथ में काम करते हैं और अंत में फिल्म जाके जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पे गोंड समुदाय का भीम राजू से मांगता है कि अगर कुछ दे सकते हो तो हमें शिक्षा दो। एक बहुत अच्छा प्यारा संदेश है ये। और वहाँ एक झंडा लहराता है जिस पर लिखा है जल जंगल जमीन। हम सभी जानते हैं कि गोंड आदिवासी समुदाय में जल जंगल जमीन की लड़ाई रही है और यह लड़ाई आज तक चल रही है सभी आदिवासियों के बीच में, चाहे वो झारखंड हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। मैं कहूँगा कि यह राजामौली की बहुत ही स्मार्ट फिल्म है। राजामौली कुछ खास राजनीतिक सिद्धांतों पर यकीन करते हैं, ऐसा उनकी फिल्मों को देख के लगता है। बाहुबली में भी ये बात थी, यहाँ भी ये बात है। जिस तरीके से वे सामंती सवर्ण सोच को लेकर चलते हैं वह इस फिल्म में भी दिखाई पड़ता है। एक उद्धार की भावना जो है वो राजू के अंदर है। भीम जो है वो चूँकि आदिवासी समाज से आता है तो उसको उसके ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। ये बहुत ही संकेतों में ये चीज़ें जाती हैं फिल्म के अंदर। दरअसल इस फिल्म को देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा
कि कैसे हम अपने सांस्कृतिक रूपकों का, सांस्कृतिक प्रतीकों का फिल्मों में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें किस मोड़ पर किस तरीके से व्याख्यायित करते हैं, किस तरीके से पेश करते हैं। अब इस फिल्म में जिस तरीके से आखिरी सीन में वंदे मातरम का झंडा बुलंद होता है या बीच बीच में आता रहता है, या आप बताएंगे कि भारत के स्वाधीनता आंदोलन में वंदे मातरम का इस्तेमाल कब और कितना और कहाँ कहाँ हुआ है। मेरे लिए यह फिल्म उस समय आकर के राजा मौली की राजनीतिक दिशा को स्पष्ट कर देती है, जब फिल्म के आखिरी गीत में शोले गीत जो बजता है, वहाँ पे जब आज़ादी के आइकॉन पर्दे पे उभरते हैं और सारे स्टेट के नाम के साथ उनके नाम लिए जाते हैं, जहाँ पे हम पॉपुलर भगत सिंह, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की छवियाँ तो देखते हैं, उनके साथ दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों के कुछ क्रांतिकारियों की भी छवियाँ दिखाई गई हैं, लेकिन बड़ी होशियारी से राजा मौली गांधी को गायब कर देते हैं और नेहरू को गायब कर देते हैं। मान लिया नेहरू की आलोचना चल रही है, नेहरू की भूमिका आप नहीं मानते, लेकिन क्या आज़ादी की किसी भी तराने में, आज़ादी के किसी भी अफसाने में आप गांधी को डिलीट कर सकते हैं? इस फिल्म की राजनीति स्पष्ट है और यह फिल्म अपने अंतिम निष्कर्ष में आकर के उस राजनीतिक सोच को बढ़ावा देती है जो आज मौजूद है। यह तो ही राजनीतिक सोच की बात। अगर फिल्म के निर्देशन, कहानी और इनकी बात करें तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि फिल्म में भव्यता है, फिल्म में विशालता है, फिल्म विस्मयकारी, अविश्वसनीय प्रसंगों को लेकर चलती है। मुझे फिल्म देखते हुए ऐसा लगा कि राजा मौली के पास 5-6 सीक्वेंस थे जो हर 20 मिनट पर, 15 मिनट पर आते हैं, और उस सीक्वेंस में जिसका मूल कहानी से कोई खास सीधा रिश्ता बनता हो या ना बनता हो, लेकिन उनको बहुत बारीकी के साथ, विशालता के साथ, भव्यता के साथ और क्लोजअप में शूट किया गया है। यह फिल्म बीच बीच में मास्टर शॉट में एक वाइड एंगल लगाती है, लेकिन ज़्यादातर कहानी क्लोज शॉट में चलती है। क्लोज शॉट में शायद इसलिए भी राजा मौली की अपनी शैली होगी, जहाँ इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, और उसमें बैकग्राउंड स्कोर जो इसमें करीम साहब ने दिया है, करीम साहब का संगीत हमारे कानों में झंझावात की तरह बजता है और हमें प्रेरित करता है, जोश में लाता है और आज़ादी के उस दौर में ले जाता है जहाँ पे कुछ जोशीले क्रांतिकारी जान की बाजी लगाकर अपने मकसद में आगे बढ़ा करते थे। यह फिल्म क्रांति की काल्पनिक कथा है, यह फिल्म देश की आज़ादी की लड़ाई की काल्पनिक कथा है, और इस कथा को बुनने में राजा मौली ने किंवदंतियों का सहारा लिया है, अपनी कल्पनाओं का सहारा लिया है और अतार्किक तरीके से चीज़ें कही हैं। अगर फिल्म के बाह्य रूप, फिल्म के क्राफ्ट और फिल्म की भव्यता में आप उलझ गए और उससे मन मुग्ध हो गए, उससे मोहित हो गए, तो हो सकता है कि कथा के इन बारीकियों में आप न उतर पाएँ और यह न समझ पाएँ कि राजा मौली आपको वास्तव में दिखा क्या रहे हैं। इस फिल्म में एक्शन है, इमोशन है, ड्रामा है, सब कुछ है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ राजा मौली जी से कि उनकी पॉलिटिक्स क्या है। यह बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है और ख़ास करके अभी के दौर में यह फिल्म लगभग वही काम करती है जो द कश्मीर फाइल बहुत सीधे, क्रूर तरीके से करती है, यह बहुत भव्य और अप्रत्यक्ष तरीके से करती है। हम एक विकट दौर से गुजर रहे हैं, उसमें ऐसी फिल्में आ रही हैं जो हमारे लिए ऐसे बिंब, ऐसे प्रतीक, ऐसे सिंबल रच रही हैं जिनसे हम मुग्ध होकर, जिनसे हम सम्मोहित होकर उन विचारों को आत्मसात कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनसे प्रभावित हो रहे हैं, आलोड़ित हो रहे हैं। इस फिल्म की भयंकर तारीफ होगी, चूँकि कलाकारों ने बहुत बेहतरीन काम किया है, चाहे वे रामचरण हो, चाहे जूनियर NTR हो, यहाँ तक कि छोटी भूमिकाओं में आए अजय देवगन हो या आलिया भट्ट हो, सभी ने प्रभावशाली काम किया है। और जो इंटेंट है
निर्देशक का, उसको बहुत ज़ोरदार तरीके से पर्दे पर ले आते हैं। इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस, इस फिल्म के डांस सीक्वेंस, इस फिल्म का म्यूज़िक, सब कुछ आह्लादकारी है, बहुत ऊंची आवाज़ में है। और याद करें फिल्म के अंदर कितनी बार लोग चिल्लाते हैं, कितनी बार चिघाड़ते हैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि कम से कम 10 बार ऐसे दृश्य आए हैं। यह फिल्म बहुत सारे सवाल खड़ी कर सकती है अगर आप थोड़ा ठहर के और थोड़ा विरक्त होकर, सम्मोहन से थोड़ा निकल के फिल्म के बारे में सोचना शुरू करें। तो फिल्म देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि आखिर यह फिल्म हमें लेकर कहां जा रही है। किसी भी ऐतिहासिक घटना, किसी भी राजनीतिक घटना का साक्ष्य नहीं है, कोई तारीख नहीं दी जाती है, कोई समय नहीं बताया जाता है। पीरियड फिल्म है, बस ये कह दिया जाता है। और उनके इस कल्पना संसार को रचने में जिन तकनीशियनों ने सहयोग किया है, ज़रूर मैं उनका उल्लेख करना चाहूँगा। इस फिल्म का कॉस्ट्यूम उनकी पत्नी रामा राजामौली ने तैयार किया है। फिल्म के कैमरामैन सेंथिल कुमार हैं। फिल्म के संपादक श्रीकर प्रसाद हैं। हम हिंदी में यह फिल्म देख रहे थे, इसलिए हमारे लिए यह ज़रूरी है कि इस फिल्म के हिंदी संवाद और हिंदी गीत रिया मुखर्जी ने लिखे हैं। कथा पटकथा एस राजामौली की है, उसी को हिंदी में उल्था किया है इन्होंने, और यह 5 भाषाओं में रिलीज हो रही है। मुझे थोड़ी सी दिक्कत है जब आप मूल कहानी किसी और भाषा में सोचते हैं और उसे एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज करते हैं डब करके, कथ्य लॉस्ट इन द ट्रांसलेशन होता है। आप अपनी राय बताइएगा कि आपको यह फिल्म कैसी लगी और मुझे ज़रूर लिखिएगा। बाकी जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूँ, सहमति हो असहमति हो, गाली गलौज बिल्कुल नहीं। आप देखते रहें सिनेमा हॉल। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।